हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, जिसकी क्लास 3 है। और मैं आपको पता है कि मैं आपको जो है ना चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब चैप्टर के। अब वर्ब अपने आप में आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है ना। वर्ब बेसिक अपने आप में एक टॉपिक है, वर्ब एडवांस अपने आप में एक टॉपिक है, इन्फिनेटिव अपने आप में एक टॉपिक है, जेरेंड अपने आप में एक टॉपिक है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है वर्ब, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर ग्रामर का बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो एक तो कहा जाता है कि टेंस, और एक कहा जाता है वर्ब। ये दो चीज़ें अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखी हैं तो आपका ग्रामर का जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो पिछली दो क्लासेस मैंने ली है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो दोनों भी वर्ब की ही क्लासेस हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो डेडिकेटेडली, तो सबसे पहले आप क्या करना, पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो गलती से, तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में सिंक्ड हैं। हो सकता है कि इसके अंदर आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ा दूँ जो पार्ट 1 पार्ट 2 से कनेक्टेड है ना। तो पार्ट 1 को देखना, उसके बाद पार्ट 2 को देखना, फिर पार्ट 3 को। और एक्चुअल में इस क्लास को मैं कल रात को भी रिकॉर्ड कर रहा था, 20-22 मिनट की क्लास हो गई थी, ठीक है। लेकिन वही मैंने स्टोरी भी डाली थी, मैंने बताया भी था कि लाइट अचानक से आजकल क्या हो रहा है ना, पिछले एक हफ्ते से मतलब कभी भी चली जा रही है, और अभी भी कोई गारंटी नहीं है, मतलब नहीं बोलना चाहिए कि कब चली जाए क्या हो जाए। तो पूरी मेरी मेहनत खराब हो गई ना, इसमें कुछ सेव हो पाया रिकॉर्डिंग जो मैंने करी थी, और ना यहाँ पर कुछ सेव हो पाया, तो दोबारा से मुझे फाइल इंपोर्ट वगैरह करना पड़ा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत कुछ पढ़ा दिया था, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, वो चीज़ें मुझे दोबारा पढ़ानी पड़ रही हैं। आ जाओ, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, डिक्लेयर। ये सारे वर्ब्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन वर्ब्स के बाद में कभी भी एज का इस्तेमाल नहीं करना है। ये क्यों बताया जा रहा है स्पेसिफिकली, क्योंकि एग्जाम में एज का इस्तेमाल करके ही आपको एरर दिया जाता है। एग्जाम में इस तरीके से आपको एरर दिया जाता है कि शी थिंक्स हर सेल्फ अ विनर, एज अ विनर। एग्जाम में आपको ऐसे देगा, जो एग्जाम में देगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ विनर। शी थिंक्स हर सेल्फ एज अ विनर, कि वो अपने आप को एक विनर मानती है। शी थिंक्स हर सेल्फ एज अ विनर, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे मेरे भाई, तो शी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ कि ना। थिंक्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है। और ये जो हर सेल्फ है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं सेंटेंस में, जब आपका डूअर यानी कि सब्जेक्ट और आपका रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, है ना। यानी कि जब काम को करने वाला ही काम को रिसीव करने लग जाए, तो वहां पर हमें क्या लगाना होता है, रिफ्लेक्सिव। जैसे कि मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, ध्यान कौन रखेगा, मैं। किसका ध्यान रखूंगा, अपना। यानी कि काम को करेगा कौन, मैं। रिसीव भी कौन करेगा, मैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चाहिए मुझे हर ऐसे काम में जो रिफ्लेक्ट होकर आए सब्जेक्ट के ऊपर, वहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोनाउन में मैंने पढ़ा रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो शी थिंक्स हरसेल्फ एज अ विनर। स्ट्रक्चर ध्यान रखना, पहली चीज तो ये वर्ब्स याद रखना। इन वर्ब्स का इस्तेमाल जब इस स्ट्रक्चर में किया जाए, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या रखना, याद रखना। स्ट्रक्चर कैसा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब होगा, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपका जो होगा ना, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आप जानते हो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को पूरा करे, जो ऑब्जेक्ट को पूरा करे। शी थिंक्स हरसेल्फ, वो अपने आप को मानती है। तो क्या मानती है, ये मानती है, यानी कि ये जो शब्द है इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लिखा है मैंने, हाँ कि ना, कि शी थिंक्स हरसेल्फ, वो अपने आप को मानती है, क्या मानती है, अ विनर, एक विनर। यानी कि एक विनर कौन है, वो खुद है। यानी कि ये जो अविनर है, ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर मैंने कोई काम तो किया नहीं, तो आई सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया, तो टीचर जो है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कई बच्चों को लगता है कि टीचर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम को रिसीव करता है। जब यहाँ पर कोई काम ही नहीं किया मैंने, आई एम अ टीचर, कोई काम ही नहीं किया, तो ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा? ऑब्जेक्ट तो काम को रिसीव करने वाला होता है ना। तो मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो टीचर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कि आई के बारे में क्या कर रहा है, आपको कुछ जानकारी दे रहा है, काम को तो नहीं बता रहा, आई के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। फिर कह सकते हो सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, हाँ कि ना। तो उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो टीचर है सेंटेंस में, उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जब ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाए और इन स्ट्रक्चर में अगर ये वर्ब्स आपको दिखाई दे जाए, तो वहां पर ध्यान रखना एज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, शी थिंक्स हरसेल्फ अ विनर, शी थिंक्स हरसेल्फ अ विनर। ये स्ट्रक्चर याद रख लोगे भाई, पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर सीधा क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ध्यान रखना। और अगर ये वाले वर्ब लगे हैं तो वहां पर कभी भी एज का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले नहीं होगा। ऑल क्लियर? इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है भाई? एग्जाम्पल देख लो।
दे कॉल देयर सन चैंप। देखो कॉल आ गया यहाँ पर, स्ट्रक्चर को देखो जरा ध्यान से, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है जो दे है, ये आपका वर्ब है, और ये देयर सन ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये चैंप क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि चैंप किसको बोलते हैं, वो चैंप किसको बोलते हैं, अपने बेटे को, है ना। यानी कि ये जो चैंप है ये देयर सन के लिए यूज हुआ पड़ा है, यानी कि क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर कॉल वर्ब आ गया, तो मैंने क्या बताया, जब ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए और ये सारे वर्ब्स आ जाए तो वहां पर आपको एज का इस्तेमाल नहीं करना, एज का इस्तेमाल नहीं करना। अगर यहाँ पर ये दिया गया होता कि दे कॉल देयर सन एज चैंप, अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले एज दे दिया जाता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि ये जो मैंने आपको वर्ब्स बताए उसमें अगर ये वाला स्ट्रक्चर आए तो वहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले अक्सर एग्जामिनर जो है ना आपको एज लगा के दे देगा, लेकिन एज आपको नहीं लगाना। शी थिंक्स हर सेल्फ, देखो वही चीज है जो मैंने पीछे लिखा, अभी वही एग्जांपल है। शी आपका सब्जेक्ट हो गया, थिंक आपका वर्ब हो गया, हर सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अ ग्रेट लीडर आपका हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से एज का इस्तेमाल नहीं होगा इससे पहले, ठीक है। एवरीवन कंसिडर्ड गोपाल एन ऑनेस्ट मैन, सभी गोपाल को एक ईमानदार आदमी मानते थे, बट ही स्टोल कंपनीज डेटा, लेकिन उसने कंपनी का डेटा चुराया। देखो कंसिडर भी उन्हीं वर्ब में से एक है जो आपने पढ़ा, इधर कंसिडर लिखा है ना, ये रहा, ठीक है। तो वही है, तो एवरीवन कंसिडर्ड ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और गोपाल को लोग क्या मानते थे, एक ईमानदार आदमी, यानी कि ऑब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हाँ कि ना, कर रहा है। तो यहाँ पर इससे पहले एज का इस्तेमाल आपको नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट से पहले एज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वर्ब क्या है, कंसीडर। आई मेड हिम स्टार, मैंने उसे स्टार बनाया, ठीक है। अब मेक के बारे में कुछ चीजें याद रखोगे ना आप, तो आपको फायदा मिलेगा। देखो ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसको स्किप कर देता, मैं सीधा पढ़ा के निकल जाता, भाई ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर एज का इस्तेमाल नहीं करना, सीधा पढ़ा के निकल जाता। लेकिन क्योंकि मेरा काम है, देखो मैं अपने आप को आपका बड़ा भाई मानता हूँ, तो मेरा काम ये है ना कि अगर मैं कुछ चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसको टाइम पास के लिए ना पढ़ाऊँ, मैं सिर्फ उसको एज अ प्रमोशन ना पढ़ाऊँ कि बच्चे मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखें, उनको अच्छा लगे तो जाके मेरा पेड बैच ले ले। देखो 95-99% केसेस में यही होता है, आप मानो ना मानो लेकिन यही होता है। मैंने भी कभी ना कभी किया होगा कि मैंने यूट्यूब पे कोई क्लास ली होगी, बीच में मैंने अपने बैच के बारे में बता दिया होगा। देखो संतुलन ना जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, और सच बोलना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ पता है, क्योंकि आज मेरे पास ये स्टूडियो है। और आज ये मेरे पास स्टूडियो क्यों है पता है, क्योंकि उसके लिए मैंने पेड बैच भी पढ़ाया बच्चों को। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, 500 में मेरा बैच मिल जा रहा है वीओडी बैच, तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो बच्चे पेड बैच ले लें। अब जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए तो यूट्यूब पे सारा है ही ना। तो संतुलन बनाना जरूरी है। अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाने लग जाऊं तो आप मुझे बताओ मेरे पास साधन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको मैंने आज तक बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, इस पे मोनेटाइजेशन ऑफ है, इस पे मोनेटाइजेशन मैंने ऑफ किया हुआ है, इस पे 1 रुपया भी नहीं बनता है। जैसे एडसेंस से पैसा बनता है ना, 1 रुपया नहीं बनता। तो आप बताओ मैं कहाँ से करता। तो कुछ अच्छा करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत संसाधन जो है ना होना चाहिए, जिसके लिए इंसान दूसरी चीजें करता है। तो ऐसे सब लोग करते हैं, बाकी टीचर्स करते हैं, और मैं इसको गलत भी नहीं मानता। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो तो ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए पढ़ाने की। क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तो ईमानदारी यही है कि आपको मैं ये पढ़ाकर डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूं, ठीक है। ध्यान से देखो, जो मेक होता है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, मेक जो होता है, 3 चीजें बता रहा हूँ, एक होता है मेक, एक होता है गेट, एक होता है हैव। इन तीनों को हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव वर्ब का भी काम करते हैं, नॉर्मल वर्ब का तो काम करते हैं, ये पॉजिटिव वर्ब का भी काम करते हैं। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, जब ये किसी और के द्वारा किसी काम के होने का कारण बने। देखो अगर मैं डायरेक्ट या कोई सब्जेक्ट डायरेक्ट किसी काम को कर रहा है और उसमें ये वर्ब लगी है तो इनको हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं शी हैज गॉट अ पेन, शी हैज गॉट अ पेन, शी हैज गॉट अ पेन। यहाँ पर जो मैंने गॉट लिखा है, गेट की ही तो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, शी हैज गॉट अ पेन। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो गॉट है यानी कि जो गेट की फॉर्म है, क्या आप इसको पॉजिटिव वर्ब बोलोगे? देखो पॉजिटिव कब होता है, जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से कुछ करवाए, या फिर ये वाला जो वर्ब है ना किसी और के द्वारा करवाए गए किसी काम का कारण बने। यहाँ पर जो गॉट है वो डायरेक्ट शी के काम को नहीं दिखा रहा, क्या शी हैज गॉट अ पेन, उसके पास एक पेन है, या उसे एक पेन प्राप्त हुआ, शी हैज गॉट अ पेन, उसे एक पेन प्राप्त हुआ है, उसे एक पेन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट तो है ही नहीं, या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ डिस्कशन तो मैंने किया ही नहीं कि किसी एक ने किसी दूसरे से कोई काम करवाया। तो इसको आप पॉजिटिव नहीं कहोगे, इसको आप पॉजिटिव नहीं कहोगे, ध्यान रखना।
मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी मैं एक एग्जांपल लिख दूं कि आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट, आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट, कि मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। देखो मेक की ही तो फॉर्म है, मेक की ही फॉर्म है मेड। क्या आप इसको पॉजिटिव कहोगे? क्या ये मेरे काम को दिखा रहा है या फिर कुछ ऐसा दिखा रहा है कि मैंने किसी और से कुछ काम करवाया? तो आप कहोगे सर आई हैव मेड दिस प्रोजेक्ट, मैंने मतलब मैंने बनाया है, आई हैव मेड मैंने बनाया है इस प्रोजेक्ट को। तो सर ये मेड जो है ना डायरेक्ट मेरे काम को दिखा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। अंतर पहचानना बहुत जरूरी है भाई, ये भी पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कब होगा? मैंने क्या बताया, जब आप कुछ ना करके किसी से कुछ करवाते हो, यानी कि वहां पर दो सब्जेक्ट होते हैं। वहां पर क्या होते हैं? दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है करने वाला, एक होता है करवाने वाला। और ये जो वर्ब है ना किसी और के द्वारा किसी किए हुए काम का कारण बनते हैं। ये खुद काम को नहीं दिखाते। जैसे अगर मैं बोलूं आई, ध्यान से देखना बहुत ध्यान से, अगर मैं बोलूं आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स, आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स, आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर जो मेड है क्या ये डायरेक्ट वर्ब है या पॉजिटिव वर्ब है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि क्या यहाँ पर जो मेड है, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। तो क्या यहाँ पर बनाने वाला कोई सेंस जा रहा है कि आई मेड मैंने बना? चलो अगर जैसे यहाँ पर था आई हैव मेड मैंने बनाया है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बोल दूं आई मेड मैंने बनाया, तो आगे कुछ ऐसा होना चाहिए जिस चीज को मैंने बनाया। जैसे यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट है, जिस चीज को मैंने बनाया तो मुझे पता है डायरेक्ट वर्ब है, मेरे ही काम को दिखा रहा है। मैंने बोला आई मेड मतलब मैंने बनाया, अगर मान लो तो क्या बनाया, आगे क्या चीज है जिसको मैंने बनाया? आई मेड हिज वॉश। हिज वॉश क्या होता है? यहाँ पर एक नाउन होना चाहिए ना। अगर यहाँ पर इसका मतलब बनाना होता तो यहाँ पर एक नाउन होता, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो ना कि यहाँ पर मेड जो है ना मेरे काम को नहीं दिखा रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या मतलब है? आई मेड हिम, सॉरी हिज लिख दिया मैंने, आई मेड हिम, आई मेड हिम। तो अगर आप ये देखोगे कि सर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आई मेड हिम, तो क्या मैंने उसे बनाया? मैं उसको कैसे बना सकता हूं? तो यहाँ पर मेक का मतलब बनाना नहीं है, यहाँ पर ये मेरे काम को नहीं दिखा रहा। आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स मतलब मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए, तो मतलब मैंने यहाँ पर कौशल में काम ही नहीं किया, मैंने सिर्फ इस व्यक्ति से काम को करवाया है। तो यहाँ पर जो मेड है ना ये मेरे किसी काम को नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने बल्कि करवाया है किसी से कुछ। तो जब करवाने वाली सेंस हो मैंने क्या बताया, तो वहां पर ये पॉजिटिव बन जाता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव है, आप कहोगे जी सर जी यहाँ पर पॉजिटिव है। ये समझ गए? फर्क समझ गए? सिंपल सी चीज है, तीनों पॉजिटिव है, तीनों में फर्क क्या है? मेक के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस वर्ब। क्या लिख लो? बेस वर्ब। मेक के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? बेस वर्ब। और इन दोनों के बाद में क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इन दोनों में क्या है? फर्क है। ठीक है, गेट और हैव के बाद में क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेक के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म। इतना समझ गए भाई? अब आपको कम से कम ये क्लियर है कि गेट, हैव या मेक कब पॉजिटिव होता है, कब डायरेक्ट होता है। अगर ये डायरेक्ट मेरे ही काम को या सब्जेक्ट के काम को दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव थोड़ी होगा। अच्छा, गॉट का पॉजिटिव का एग्जांपल क्या होगा? जैसे मैं लिख दूं ही गॉट, he got me arrested last night, he got me arrested last night, he got me arrested मतलब he got me arrested। अगर मैं सीधा बोलता ही arrested me, उसने मुझे अरेस्ट किया, लेकिन मैंने क्या बोला? he got me arrested मतलब उसने मुझे अरेस्ट करवाया। उसने किया नहीं किसी काम को, उसने करवाया। उसने किसी और से करवाया होगा, पुलिस से करवाया होगा, तो इसने खुद किसी काम को नहीं किया। यानी कि जो गॉट है ना वो इसके काम को नहीं दिखा रहा है, वो बल्कि क्या बता रहा है कि उसने किसी से कुछ करवाया है। यानी कि यहाँ पर जो गॉट है वो क्या है? पॉजिटिव है। गॉट क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? और देखो गॉट के बाद क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना, गॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेक या मेड की कोई मेक की कोई सी भी फॉर्म हो, मेक हो, मेड हो, मेकिंग हो, हमेशा क्या आएगा? वर्ब की बेस फॉर्म। देखो अगर पॉजिटिव है तो आई मेड हिम वॉश, देखो है ना वर्ब की बेस फॉर्म। पॉजिटिव है तो वर्ब की बेस फॉर्म। ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल क्लियर? इतना समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9, लेट, बिड, मेक और हेल्प। मेक तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। लेट, बिड और हेल्प, तीन चीजें और याद रखना। इनके बाद क्या लगाते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस वर्ब। क्या बोल सकते हो? बेस वर्ब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको आप बोलते हो। कि इनके बाद में अगर आप एक वर्ब लगा रहे हो तो यूजुअली क्या होता है, जब आप किसी एक मेन वर्ब के बाद में कोई दूसरी मेन वर्ब लगाते हो तो आप टू के साथ लगाते हो, मतलब आप इन्फिनिटिव लगाते हो। जैसे कि आई वॉन्ट टू मीट यू, तो वॉन्ट भी एक वर्ब है, मीट भी एक वर्ब है, तो डायरेक्ट दोनों को नहीं जोड़ते, टू लगा देते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू, इन्फिनिटिव लगाते हैं। लेकिन इनके केस में क्या होता है, जब इनके बाद कोई वर्ब आता है तो वो क्या आता है? बेस वर्ब में आता है। ठीक है, इसके नीचे स्टार मार्क करते हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ चीजें और बताऊंगा। शी लेट्स हर चिल्ड्रन, देखो लेट आ गया। अच्छा, इनकी फॉर्म में चेंज तो कर सकते हैं ना टेंस के हिसाब से, लेट का लेट्स हो सकता है,
है ना। बिड का बेड हो सकता है, बिड की सेकंड फॉर्म बेड, है ना। ऐसे ही मेक का मेड हो सकता है, मेकिंग हो सकता है। ऐसे ही हेल्प का हेल्प्ड हो सकता है, हेल्पिंग हो सकता है। समझ में आ रहा है? इनकी फॉर्म तो चेंज हम कर सकते हैं। इनके बाद वाला जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में रहेगा। तो शी लेट्स हर चिल्ड्रन, देखो ये सब्जेक्ट है, ये लेट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब आएगा, इसके बाद जो क्या आएगा वर्ब, तो देखो ये गलती कर रखी है, टू स्टडी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर ओनली क्या आएगा स्टडी, यहाँ पर ओनली क्या आएगा स्टडी, यानी कि वर्ब की बेस वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। याद रखना, शी लेट्स हर चिल्ड्रन स्टडी अप वेरी लेट, शी लेट्स हर चिल्ड्रन स्टडी अप वेरी लेट। ऐसी आई मेड देम टू, देखो आई मेड देम टू गिव मी द मनी बैक, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर जो मेड लिखा है क्या ये पॉजिटिव है या फिर क्या ये एक डायरेक्ट वर्ब है, क्या है ये बताइए, क्या ये पॉजिटिव है? अच्छा लाइव तो है नहीं तो कैसे बताओगे, कोई नहीं, आप अनुमान तो लगा ही सकते हो, फिर आप देख लेना कि आपने सही अनुमान लगाया था कि गलत। तो आई मेड देम टू गिव मी। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मेक का मतलब बनाना होता, यानी कि अगर ये मेरे ही काम को दिखा रहा होता, तो मेक का मतलब क्या होता, बनाया, मेड का मतलब बनाया, और ये ऑब्जेक्ट बन जाता फिर। तो आई मेड देम, मैंने उन्हें बनाया, मैंने उन्हें बनाया नहीं, मैंने उनसे कुछ करवाया होगा, यही तो मीनिंग जारी होगी। मैंने उन्हें बनाया क्या होता है भाई, मैंने उनसे कुछ करवाया होगा, यानी कि पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है कैसे फर्क पता लगाते हैं? अगर मेक का मतलब बनाना होता तो यहाँ पर कोई चीज होती, प्रोजेक्ट होता, गाड़ी होता, जैसे आई मेड दिस प्रोजेक्ट, आई मेड दिस डिजाइन, आई मेड दिस कार, कुछ ऐसा होता ना आगे, अगर मेक का मतलब बनाना होता। लेकिन यहाँ पर मेक का मतलब बनाना नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आई मेड देम मतलब मैंने उनसे करवाया। और ध्यान रखना इसके बाद हमेशा देखो, हालांकि ये भी आपका सब्जेक्टिव होता है, जानते हो आप, ये मैंने वर्ब में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मेक वाले केस में जब पॉजिटिव होता है ना ये, तो वहां पर दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है आपका S1, एक होता है आपका S2। S1 होता है काम को करवाने वाला, और S2 होता है काम को करने वाला। मैंने उनसे अपने पैसे वापस करवाए, मतलब पैसे वापस तो उन्होंने किए, यानी कि काम तो उन्होंने किया, लेकिन ये करवाने का काम किसने किया, मैंने, क्योंकि खुद नहीं कर रहे थे वो। तो मैंने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने मुझे मेरे पैसे वापस दे दिए। तो करवाने वाला मैं हूँ। जो वर्ब को करवाने वाला व्यक्ति होता है वो S1 होता है, और जो रियल में करने वाला होता है वो S2 होता है। लेकिन ये होता ऑब्जेक्ट के केस में, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव केस में होता है क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद है, ठीक है। तो आई मेड देम टू गिव, अब गलती क्या है, अभी मैंने क्या बताया था, पीछे भी बताया था कि मेक के बाद जब पॉजिटिव हो तो हमेशा केवल क्या लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म। देखो लिखा है ना, ये रहा वर्ब की बेस फॉर्म, बेस वर्ब, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर टू नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आई मेड देम गिव मी द मनी बैक, वी बेड हिम सबमिट, देखो बिड की सेकंड फॉर्म बेड आ रहा है, वी बेड हिम, तो डायरेक्ट देखो V1 है, डायरेक्ट क्या है V1, यानी कि सेंटेंस क्या है ये करेक्ट है। अगर यहाँ पर टू लगा देते, वी बेड हिम टू सबमिट हिज फी ऑन टाइम, तो क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इन वर्ब्स के साथ में भैया क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। अच्छा हेल्प वाले केस में क्या होता है, हेल्प का थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अगर मैं लिखूं ही हेल्प्ड मी पास द एग्जाम, ही हेल्प्ड मी पास द एग्जाम, और एक मैं लिख दूं ही हेल्प्ड मी इन पासिंग द एग्जाम। तो हेल्प वाले केस में ध्यान रखना दोनों ही चीजें ठीक होती हैं, ठीक है। या तो हेल्प के बाद क्या लगा दोगे, बेस वर्ब, देखो बेस वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या तो हेल्प के बाद अगर आप देखो कि कोई प्रेपोजिशन लग गया, तो आप जानते हो प्रेपोजिशन का एक नियम है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, V1 प्लस ING, क्या लगाते हैं, V1 प्लस ING। तो हेल्प के साथ में दोनों चीजें ठीक है। या तो डायरेक्ट बेस वर्ब लगा लो भाई, ही हेल्प्ड मी पास द एग्जाम, या तो आप क्या कर लो, प्रेपोजिशन इन लगा दो और इन के बाद क्या लगा दो, V1 ING। तो ही हेल्प्ड मी इन पासिंग द एग्जाम, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट नंबर 10, ध्यान रखना कल यहीं पर लाइट चली गई थी, कॉन्सेप्ट नंबर 10 पे कल लाइट चली गई थी। इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इनके बाद हमेशा क्या लगाते हो आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या लगाते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या क्या दिख जाए आपको, इट इज हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, या इट इज टाइम, है ना। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको, आप बताना सही है कि गलत है, अनुमान लगाना, ठीक है। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम वी started preparing for UPSC। इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। एक एग्जाम्पल में लिखते हैं, इट्स टाइम, इट्स टाइम
टू मेड सम मनी इट्स टाइम दे मेड a lot of money. Which one is correct and which one is incorrect? मतलब कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. ठीक है. इट्स इट्स हाई टाइम, ये आपको दिख गया. जैसे ही आपको दिख जाए इट्स टाइम, जैसे ही आपको दिख जाए इट्स टाइम इट्स टाइम इट्स हाई टाइम. ठीक है. मेरे लाल ध्यान रखना, बहुत आराम से ध्यान रखना, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं. इनके बाद में अगर एक सब्जेक्ट आए ना, अगर एक क्या है सब्जेक्ट आए, तो ही आपको आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. जैसे देखो इट्स हाई टाइम के बाद में एक सब्जेक्ट आ गया तो ही क्या करना है आपको आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि मैंने लगा रखा है, यानी कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. अब इसको देखना ध्यान से, इट्स टाइम दे रखा है इट्स टाइम, लेकिन इट्स टाइम के बाद क्या कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है. तो अगर सब्जेक्ट ना दिखकर टू दिख जाए, क्या दिख जाए? टू, तो फिर ध्यान रखना अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो लगा रखा है ना वो गलत हो जाएगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ध्यान रखना इस बात को. अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा तो ही आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, लेकिन अगर इनके बाद में क्या लग जाए, इट्स आई टाइम टू, इट्स टाइम टू, इट्स अबाउट टाइम टू, अगर टू लग जाए तो टू के बाद तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जो कि क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव. क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव. तो क्या हो जाएगा? इट्स टाइम टू, मेड नहीं, क्या हो जाएगा? इट्स टाइम टू मेक, इट्स टाइम टू मेक सम मनी, इट्स टाइम टू मेक सम मनी. मतलब अब समय है पैसा बनाने का. इट्स टाइम टू मेक सम मनी. ठीक है. इट्स टाइम टू मेक सम मनी. इट्स टाइम. अब देखो यहाँ पर भी इट्स टाइम है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया. अब अगर सब्जेक्ट आ गया तो अब आप जानते हो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, ये इनकरेक्ट था. पता लग गया? तो ये अंतर पता होना चाहिए. डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म मत रट्टा मार लेना. अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट नहीं है टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. लिंकिंग वर्ब्स, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. बी, बिकम दिख रहा है यहाँ पर, बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, ये वर्ब आपको याद रखने हैं. देखो एक वर्ब को क्वालिफाई करने का जो काम होता है, रूल बेसिकली क्या है, मैं इसका थोड़ा सा आपको बेस समझा दूं. आपने ग्रामर अगर थोड़ा सा पढ़ा हो तो आपको पता होगा एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फर्क है. एक एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. लेकिन जो एडवर्ब होता है ना, वो क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, सबको क्वालिफाई करता है. अगर हम यहाँ पर केवल वर्ब की बात करें, क्योंकि हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो एक वर्ब को क्वालिफाई करने का जो काम होता है, एक वर्ब को क्वालिफाई करने का जो काम होता है, वो एक एडजेक्टिव का नहीं होता बल्कि एक एडवर्ब का होता है. लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं मेरे भाई, ये वाले वर्ब्स जिनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स, और ये वाले वर्ब्स जिनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन. व्हाट इज वर्ब्स ऑफ सेंसेशन? पहले पार्ट में बताया था, हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं. उन 5 सेंसेस से जुड़े हुए जितने भी वर्ब्स होते हैं, चाहे वो वाले वर्ब्स हो चाहे कोई भी लिंकिंग वर्ब हो, इनके साथ में देखो, इनके साथ में, इन दोनों के साथ में आपको हमेशा क्या लगाना होता है? एक एडजेक्टिव लगाना होता है. मतलब इनको क्वालिफाई करने का जो काम है ना, वो एडवर्ब नहीं करता बल्कि कौन करता है? एडजेक्टिव करता है. क्या आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझे? ये जो लिंकिंग वर्ब्स लिखे हैं मैंने और ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन लिखे हैं मैंने, नॉर्मल केसेस में अगर आप देखोगे तो वर्ब को क्वालिफाई करने का जो काम होता है वो एक एडवर्ब का होता है. लेकिन इस वाले केस में जब ये दोनों वर्ब्स हों तो इनको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, एडवर्ब नहीं करता. बाकी जितने भी वर्ब हो, जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, उनको तो एडवर्ब ही क्वालिफाई करता है. लिखा है ना, एक्शन वर्ब जितने भी होते हैं उनको एडवर्ब क्वालिफाई करता है. एग्जाम्पल देखो, ही फील्स बैड या ही फील्स बैडली. ही फील्स बैड या ही फील्स बैडली, तो यहाँ पर फील आ गया. देखो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, हाँ कि ना. तो इसके बाद में ये एडजेक्टिव है, आपको पता है बैड, और बैडली क्या है? एक एडवर्ब है. तो आप बताओ क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए. तो आपका आंसर होगा सर एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा. ही फील्स बैड, ही फील्स बैड फॉर हिम, ही फील्स बैड फॉर हिम. आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम, आई एम फीलिंग बैडली नहीं, आई एम फीलिंग बैड फॉर हिम, मतलब मुझे उसके लिए क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है. ठीक है. द सूप स्मेल्स, द सूप स्मेल्स, स्मेल आ गया. द सूप स्मेल्स डिलीशियसली, ये आपका एडवर्ब है, और डिलीशियस ये आपका एडजेक्टिव है. तो आप जानते हो इनके बाद में एडजेक्टिव आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा. क्या हो जाएगा? द सूप स्मेल्स डिलीशियस, द सूप स्मेल्स डिलीशियस. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, हाँ कि ना? आगे देखिए, व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज सुनी, ही, पहली बात तो यहाँ पर बिकेम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? बिकेम. ही बिकेम, तो देखो बिकम की ही सेकंड फॉर्म है, तो इनके बाद भी क्या आता है? एडजेक्टिव आता है. तो सैड आपका एडजेक्टिव है,
और सैडली जो है आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, यहाँ पर आना चाहिए सैड, तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो व्हेन ही हर्ड द न्यूज ही बिकेम सैड, याद रख लोगे। लिंकिंग वर्ब्स और ये जो आपको दे रखे नीचे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, इनके बाद में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। बाकी अगर कोई वर्ब हो एक्शन वर्ब तो उसके साथ तो एडवर्ब आएगा, हाँ कि ना, बोलो आ रहा है समझ में भाई, हाँ कि ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बताना ठीक है गलत है, देखो कितने काम की चीज बता रहा हूँ। ही इज लुकिंग एट मी एंग्री या एंग्रीली, क्या आएगा, एंग्री आपका एडजेक्टिव है और एंग्रीली आपका क्या है, एडवर्ब है। सोच समझ के आंसर आप दे सकते हो, क्या आएगा, इज लुकिंग एट मी एंग्री या एंग्रीली, क्या आएगा बताइए। बताइए भाई, ही इज लुकिंग एट मी एंग्री या इज लुकिंग एट मी एंग्रीली। अब आप कहोगे सर यहाँ पर लुक आ रहा है, यहाँ पर सर क्या आ रहा है, लुक आ रहा है, यानी कि सर ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ये क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो सर यहाँ पर ना, यहाँ पर सर एडजेक्टिव आना चाहिए सर, यानी कि यहाँ पर एंग्री आना चाहिए सर। लेकिन आप यहाँ पर गलती कर दोगे, क्योंकि ये जो लुकिंग है ना डायरेक्ट क्या कर रहा है, सीधा सीधा क्या कर रहा है, मेरे एक्शन को या उसके एक्शन को दिखा रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर ये एक्शन का काम कर दे, इन्हीं में से कोई अगर एक्शन दिखा दे, देखो दो चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक होता है स्टेट को दिखाना, जब ये किसको ऐसे लिख लो आप, जब ये किसको दिखाए, स्टेट को, किसको दिखाए, स्टेट को, तब तो आप एडजेक्टिव लगाओगे। लेकिन अगर ये एक्शन को दिखा दे, इनमें से कोई वर्ब अगर एक्शन को दिखा दे, या फिर इनमें से कोई वर्ब अगर एक्शन को दिखा दे, यहां पर भी लिख लो स्टेट, अगर ये स्टेट को दिखा रहे हैं, दशा को दिखा रहे हैं, तब तो एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर एक्शन को दिखा दे तब तो एडवर्ब आएगा ना। जैसे यहां पर देखो जो मैंने लिखा था, ही लुक्स का लिखा था, लुक्स वाला कोई, लुक्स वाला एक एग्जांपल लिख दो, जैसे कि इट लुक्स गुड टू मी। मान लो कोई प्रोजेक्ट है और मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि इट लुक्स गुड टू मी, यानी कि जो प्रोजेक्ट है ना मुझे क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इट लुक्स गुड टू मी। एक बात सिंपल सी याद रखना, यहां पर जो लुक है ना वो किसी के काम को नहीं बता रहा है। मैंने बोला इट लुक्स गुड टू मी, ये मुझे अच्छा दिखता है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, क्या यहाँ पर लुक जो है किसी के इंसान के काम को दिखा रहा है कि वो देख रहा है, ऐसा करके नहीं दिखा रहा। कोई चीज है यहाँ पर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं, आप इसको देखो, यहाँ पर कोई चीज है और मैं उस चीज की एक अवस्था बता रहा हूँ कि ये चीज जो है ना मुझे अच्छी दिख रही है। ऐसा तो नहीं बोल रहा कि मैं इस चीज को देखे जा रहा हूं ऐसे करके, ये चीज मुझे अच्छी दिख रही है, यानी कि यहाँ पर मैं जो लुक है उसको काम की तरह यूज नहीं कर रहा, ये चीज मुझे अच्छी दिख रही है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये चीज अच्छी है, यानी कि मैं उसकी स्टेट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ मैं, स्टेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, जो लुक है ना वो क्या कर रहा है, स्टेट को बता रहा है। एक डिस्क्रिप्शन ही तो दे रहा हूं, मैं किसी के काम को तो नहीं बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ ही इज लुकिंग एट मी, वो मुझे देख रहा है, यहाँ पर जो लुकिंग है वो सीधा सीधा क्या कर रहा है, एक्शन को दिखा रहा है, सीधा सीधा क्या कर रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। तो जब ये एक्शन को दिखा रहा है मेरे भाई, तो ये एक्शन वर्ब हो गया। अगर ये एक्शन वर्ब हो गया तो यहाँ पर एंग्री नहीं आएगा, यहाँ पर एंग्रीली आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एंग्रीली, जो कि क्या है, एक एडवर्ब है। आई होप आप मेरी इस बात को समझ समझ जाओगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इनमें से, ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर, द प्लांट इज ग्रोइंग रैपिड, एक एडजेक्टिव है, रैपिडली एक एडवर्ब है। क्या आना चाहिए, देखो यहां पर ग्रो आ गया, आ गया ना, ग्रो आ गया, ग्रो आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, सोच समझ के बताना। यहाँ पर स्टेट को बता रहे हैं या एक्शन को बता रहे हैं। देखो रट्टा तो कोई भी मार सकता है, रटवाने के लिए कोई भी रटवा देगा कि इनके बाद में एडजेक्टिव, इनके बाद में एडवर्ब। लेकिन एग्जाम में ये चीज आप गलत करके आ जाओगे तो उसका कौन भागी होगा, हम अगर भागी ले ले रहे। अनंत सिंह से पूछते हैं ना कि आपके हिसाब से क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, धुतोरी के, कल को मर जाएगा तो हम अगर भागी ले ले हैं, ऐसे सीधा सीधा जवाब देता, तो हम अगर भागी ले ले हैं गलत हो जाएगा तो, ठीक है ना। देखिए भाई यहाँ पर जो है ना, द प्लांट इज ग्रोइंग, यहाँ पर सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये आपका सब्जेक्ट है और ग्रो जो है वो आपका क्या है, एक एक्शन वर्ब है, कि प्लांट जो है ना ग्रो कर रहा है, प्लांट जो वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो अगर ये एक्शन वर्ब है तो एक्शन के बाद क्या लगेगा, एडवर्ब लगेगा, एक्शन के बाद क्या लगेगा, एडवर्ब। तो यहाँ पर ये ठीक है, ये आपका गलत है। तो जब ये एक्शन को दिखाए तो एडवर्ब लगेगा। जैसे यहाँ पर स्टेट को दिखा रहा है, यहाँ पर भी देखो ना स्टेट को दिखा रहा है कि ही बिकेम, वो उदास हो गया। तो उदास, अब एक बात बताओ, क्या उदास होना कोई काम है भाई, जैसी उसने न्यूज सुनी वो उदास हो गया, तो उदास होना कोई काम नहीं है, एक अवस्था है कि वो उदास हो गया, यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो गई, एक अवस्था को दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है, ही फील्स बैड, उसको बहुत बुरा फील हो रहा है। तो ये कोई ऐसा थोड़ी कि बुरा फील कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, नहीं ना, एक अवस्था है। तो जब ये
दोनों अवस्था को दिखाएं तो इनके साथ में एडजेक्टिव लग जाता है, लेकिन यही अगर एक्शन वर्ब बन जाए तो इनके साथ में एडवर्ब लग जाता है। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे, हाँ कि ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स शायद मैंने लिखे होंगे, तो देखो आपको हाँ लिखे तो हैं, नहीं लिखे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 13, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब ऐसी टेस्ट की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो टेस्ट की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट या दीज मैंगोज टेस्ट स्वीटली, बताना। चलो आप बताना ठीक है गलत है। दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट या स्वीटली, क्या आना चाहिए? स्वीट आपका एडजेक्टिव है और स्वीटली आपका एडवर्ब है, क्या आना चाहिए? दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट या टेस्ट स्वीटली? टेस्ट आपका वर्ब है, इसमें से एक वर्ब है ये रहा। अब आप मुझे बताओ, सोच समझ के बताना, यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। क्या यहाँ पर जो टेस्ट है काम को बता रहा है? अगर ये काम को बताएगा मतलब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या मैंगो सब्जेक्ट है? और अगर मैंगो सब्जेक्ट है तो टेस्ट का मतलब क्या होगा? टेस्ट करना। इसका मतलब टेस्ट करना है क्या, कि मैंगोस टेस्ट कर रहे हैं या मैंगोस टेस्ट करते हैं या मैंगो स्वादिष्ट होते हैं? ये मैंगो स्वादिष्ट हैं या ये मैंगो स्वाद देते हैं? कैसा स्वाद देते हैं? मीठा। ये मैंगो स्वाद देते हैं या ये मैंगो स्वाद करते हैं? बताओ। टेस्ट का मतलब स्वाद करना भी होता है, स्वाद देना भी होता है। तो यहाँ पर जो ना कोई व्यक्ति नहीं है, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है तो मतलब टेस्ट करने वाला कोई इंसान नहीं है, यानी कि टेस्ट करने का मतलब यहाँ पर स्वाद लेना नहीं है, यहाँ पर स्वाद देना है। दोनों में फर्क है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, सुनो इस बात को, आई एम टेस्टिंग दीज मैंगोज, मैं इन मैंगोज को टेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टेस्ट जो है मेरे काम को दिखा रहा है, डायरेक्ट मेरे को पता लग रहा है एक्शन वर्ब है यार, मैं एक्शन कर रहा हूँ। ये मैंगोज जो है ना बहुत मीठा टेस्ट करते हैं, यानी कि टेस्ट करते हैं का मतलब वो मैंगो किसी को टेस्ट नहीं करते, बल्कि जब हम उनको टेस्ट करते हैं तो मीठा लगता है। यानी कि यहाँ पर जो टेस्ट है वो मैंगोज के काम को नहीं बता रहा, वो मैंगोज के स्टेट को बता रहा है कि ये जो मैंगोज है ना मीठे हैं, ये जो मैंगोज है वो क्या है? अगर मैं यहाँ पर कोई इंसान डाल के बोलता था कि आई एम टेस्टिंग या दे आर टेस्टिंग, तो वहाँ पर वो टेस्ट जो है ना एक्शन वर्ब बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये स्टेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? स्टेट को। अब अगर ये स्टेट को बता रहा है तो अब आपको पता है यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव स्वीट। दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, हाँ कि ना? बोलिए, समझ में आ रहा है? एक्शन वर्ब कब होता है, स्टेट कब दिखाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और आई होप यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 13, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। वर्ब के नजरिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अच्छा, मैं इसको जो है ना आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आइए मैं इसको जो है आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, अपने तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में कभी भी दिख जाए आपको जेरेंट, क्या दिख जाए आपको? जेरेंट, यानी कि V1 ING, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है V1 ING, और जैसे यहाँ पर दिख रहा है V1 ING, ठीक है। आगे भी देख लो इकट्ठे ही, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको V1 ING, यहाँ पर दिख रहा है V1 ING, और यहाँ पर दिख रहा है आपको V1 ING। मैंने क्या बोला? मैं अपने तरीके से आपको इसको सिखा रहा हूँ। ग्रामर की जो टर्म्स है, ग्रामर की जो भाषा है, उसको भूल जाओ, मेरी भाषा से इसको समझने की कोशिश करो, आपको बहुत अच्छे से और आराम से समझ में आ जाएगा। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको V1 ING दिख जाए, V1 ING दिख जाए, और हमेशा आप देखना कि उस सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे। जैसे पहला पार्ट है बीइंग अ रेनी डे, यानी कि बारिश का दिन होने की वजह से आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, है ना। यानी कि आपको इस तरीके से दो पार्ट्स के अंदर जो सेंटेंस है वो दिया जाएगा, दो पार्ट्स के अंदर जो सेंटेंस है वो दिया जाएगा। पहले में बताया जाएगा कुछ कारण, और दूसरे में बताया जाएगा उस कारण की वजह से होने वाला या ना होने वाला काम। बारिश का दिन होने की वजह से ये कारण है, मैं नहीं आ सका, ये उस कारण की वजह से ना हो पाने वाला काम है। ऐसे आपको दो पार्ट दिखेंगे, और स्टार्टिंग किससे होगी? V1 ING से। अब मेरे भाई, मेरे मित्र, ध्यान रखना, ऐसे में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दिया जाता है, ध्यान रखना। और ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ऐसे वाले सेंटेंस में हमेशा ये जो सब्जेक्ट होता है ये दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। यानी कि इसके लिए तो है ही, ये वाला जो क्लॉज आपको दिख रहा है इसके लिए भी क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। इसके लिए भी क्या हो जाता है? कॉमन। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप आई पुट कर देते हो, क्या पुट कर देते हो? यानी कि अगर खाली है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा बीइंग से पहले, V1 ING से पहले, तो ये अंडरस्टूड है। ये बात आपको समझ जाने की है, जो आई है ना ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर उठ के आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये आई उठकर यहाँ पर आया,
अब आप मुझे बताओ, क्या आई यहाँ पर आया तो क्या ये सेंटेंस ठीक हो पाया? आई बीइंग अ रेनी डे, मतलब मैं बरसात का दिन था, मैं बरसात का दिन था। कोई ऐसी चीज जैसे कि मौसम हो गया, दिन हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, उनको बताने के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ा रखा है, इट का इस्तेमाल करते हैं, तो आई तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर आई नहीं आएगा तो आई मिटा दो ना, आई मिटा दो सर, ठीक तो है, आई नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर ये खाली है तो आप यहाँ पर आई लिखो या ना लिखो, वो अंडरस्टूड है कि आई यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर आई ना आ पाए। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा के रख दो, सिंपल है ना भाई। इसकी अगर आपने जगह खाली छोड़ी तो आई वहां पर फुदक के आ जाएगा, आपको जगह खाली नहीं छोड़नी है। अगर आप देख रहे हो कि भाई अगर उसको वहां पुट करने से अगर सेंटेंस ठीक हो जा रहा है, तब तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये वहां पर चला जाएगा और इसके वहां पर जाने से सेंटेंस ठीक हो रहा है, तब आप वहां पर सब्जेक्ट लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको पता है कि इसको खाली छोड़ने से आई यहाँ पर चला जा रहा है और ये गलत बना दे रहा है सेंटेंस को, तो वहां पर कुछ ऐसा लिख दो ना जिसकी वजह से जगह खाली ना बचे। तो मैंने क्या बताया, मौसम को, टेम्परेचर को, दिन को बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। अब सेंटेंस बिल्कुल क्या है, ओके है। बस ये करना था। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, कि बारिश का दिन होने की वजह से मैं नहीं आ सका। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे। समझ गए बात को? आई होप आप मेरी बात को समझ गए जो मैंने आपको समझाया। अगला भी वही है, देखो बीइंग इल, बीमार होने की वजह से। देखो एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, बीइंग से शुरू है। बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीमार होने की वजह से मैं नहीं आ सका। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर भी सेम चीज है, ये जो बीइंग है इसके पहले जगह खाली है। अगर जगह खाली है तो मैंने क्या बताया, आई उठकर यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर काम हो रहा है और ये जो यहाँ पर काम हो रहा है, क्या दोनों को करने वाला एक ही व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति है? आपको सर एक ही व्यक्ति है, क्योंकि बीमार भी कौन, मैं, आया भी कौन, नहीं मैं। तो अगर दोनों की व्यक्ति हैं तो भाई कॉमन सेंस है कि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है। अगर आपको पता लग ही गया कि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, तो अगर यहाँ पर आई लग भी जाएगा ना तो सेंटेंस गलत नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर दोनों काम को करने वाले सब्जेक्ट अलग थे, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट इट है, यहाँ पर कौन नहीं आ पाया, मैं, तो यहाँ पर दोनों चीजें अलग है। लेकिन यहाँ पर बीमार कौन, मैं, आ कौन नहीं पाया, मैं, यानी कि सब्जेक्ट कॉमन है। अगर कॉमन है, इस आई को उठाकर यहाँ पर ले भी आते हो तो सेंटेंस गलत नहीं होता बल्कि ठीक होता है। तो मैंने क्या बताया, ऐसे में यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि भैया ये जो आई है ना, ये दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है। बस आपको देखना होता है कि दोनों जगह जो काम हो रहा है वो एक ही सब्जेक्ट ने किया या अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो वहां पर आपको एक सब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा। अगर एक ही सब्जेक्ट है दोनों का तो आपको वहां पर सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है वो अंडरस्टूड होता है कि वो उठकर वहां पर चला जाएगा, अंडरस्टूड होता है, वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखना पड़ा था कि दोनों को करने वाले अलग अलग थे। बीइंग अ रेनी डे, देखो वही सेम चीज है, तो ये एक अलग चीज है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पता इट होना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान तो रेनी डे नहीं हो सकता। और यहाँ पर काम को करने वाला वी है, मतलब दोनों का सब्जेक्ट अगर अलग है तो वहां पर मुझे एक अलग से सब्जेक्ट देना पड़ेगा, वरना वी उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिडंट गो आउट। क्या आप मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया कि इसमें जो काम हो और इसमें जो काम हो, आपको बस ये देखना होता है कि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है या अलग अलग है। तो इसका सब्जेक्ट मुझे पता है इट है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, बस मैं बरसात के दिन होने की बात कर रहा हूँ, जो कि कोई इंसान नहीं हो सकता। तो इसका सब्जेक्ट अलग, और ये जो काम हो रहा ना आ पाने का, उसको करने वाला सब्जेक्ट अलग, तो वहां पर मुझे अलग से इट लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भाई बीमार कौन, मैं ही होऊंगा, तभी तो मैं नहीं आ पाया, बीइंग इल। अब किसी और के बीमार होने की वजह से मैं क्यों नहीं जाता भाई, तो बीइंग इल, बीमार होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। यानी कि यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो भी इसी सब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है। मतलब सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो वहां पर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो सीधा बोलेंगे बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीइंग इल आई कुड नॉट कम। ठीक है, समझे बात को, हाँ कि ना? यहाँ पर क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये अलग है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अलग है। आगे देखो, वॉकिंग अलोंग द रोड। अब देखो यहाँ पर भी V1 वाला कॉन्सेप्ट है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, इस वाले में देखो क्या है, सब्जेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी कि रोड के साथ साथ चलते चलते, तो कोई इंसान ही चल रहा होगा, अंडरस्टूड है। लेकिन कौन है ये नहीं पता। आगे देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, अ कार नॉक्ड हिम डाउन। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, अ कार। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर काम हो रहा है नॉक करने का, जो कि किसी अलग व्यक्ति ने किया। नॉक, नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना, मार के। यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको करने वाला सब्जेक्ट अलग है ना, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, गाड़ी। तो गाड़ी रोड के साथ साथ में थोड़ी चल रही होगी, रोड के साथ साथ चलते हुए अ कार नॉक्ड हिम डाउन, एक कार ने उसे नीचे गिरा दी। ये जो उससे है ना, यही तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, बोलो हाँ कि ना? मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? रोड के साथ साथ चलते 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 एक गाड़ी ने उसे उड़ा दिया, तो उससे अगर उड़ाया तो यानी कि चलने वाला भी वही व्यक्ति होगा। यानी कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उसका सब्जेक्ट अलग है, और यहाँ पर जो वॉकिंग का काम हो रहा है इसका सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि कार थोड़ी वॉक करती है। नहीं समझे बात को? दोनों को सब्जेक्ट अलग है। मैंने आपको यही तो कहा कि आप देखो दोनों को करने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति हैं।
अलग अलग सब्जेक्ट है या कॉमन सब्जेक्ट है? तो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई इंसान होगा और यहाँ पर सब्जेक्ट एक कार है, तो इसकी पहले की जगह आप खाली नहीं छोड़ सकते, यानी कि अभी फिलहाल सेंटेंस क्या है, ये इनकरेक्ट है। इसके पहले की जगह खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये उठ के वहां पर चला जाता है, और अगर ये उठ के वहां पर गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अ कार वॉकिंग अलोंग द रोड, कार जो है रोड के साथ साथ में चल रही, कार वॉक नहीं करती, कार रन करती है। मतलब कार ही चल रही है और कार नहीं नॉकडाउन कर दिया उसे, तो ये उसे कौन है, यानी कि अंडरस्टूड है कि उसे वही है जो वहां पर सब्जेक्ट था, क्योंकि वही चल रहा होगा तभी तो उसे गिराया गया। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, वाइल, वाइल लगा दिया। अब ये हिम है लेकिन ये सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ही। अब क्योंकि पूरी चीज पास्ट में चल रही है तो वाइल, देखो वॉकिंग यानी कि कॉन्टिन्यूटी को दिखाया जा रहा है कि वो रोड पे चल रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो वाइल ही वॉज वॉकिंग, वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, ये बन जाएगा सही आपका पूरा। आपसे ये नहीं पूछता एग्जाम में कि सही बनाओ, आपसे बस पूछता कि एरर किस में, लेकिन मैंने आपको बता दिया, वाइल ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, अ कार नॉक्ड हिम डाउन। ठीक है, सिंपल। ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, करेक्ट बन गया। प्लेइंग इन द बैकयार्ड, घर के पीछे क्या जो जगह होती है उसको बैकयार्ड बोलते हैं। बैकयार्ड में खेलते समय अ स्नेक बिट हिम। अब देखो यहाँ पर जो काम हुआ है उसको करने वाला स्नेक है, तो प्ले करने वाला स्नेक थोड़ी होगा। देखो बिट हिम, उसे काट लिया, मतलब खेलने वाला जो होगा वो यही होगा क्योंकि उसे काटा है, तो यानी कि यहीं पर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस क्या है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि दोनों काम को करने वाले जो सब्जेक्ट है वो अलग है, कॉमन नहीं है। तो इसकी जगह आप खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये स्नेक उठ के यहाँ पर आ जाएगा, मतलब स्नेक खेल रहा था बैकयार्ड में और उसे स्नेक ने काट लिया, तो किसे काट लिया, और स्नेक खेलता थोड़ी है बैकयार्ड में। समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों के सब्जेक्ट अलग है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो यही व्यक्ति होगा, जिसको काटा है वही तो वहां पर सब्जेक्ट होगा, वही खेल रहा था उसी को काटा। इसको भी ऐसे बनाओगे, वाइल ही वॉज प्लेइंग इन द बैकयार्ड। इसको भी कैसे बनाओगे, ऐसे, वाइल ही वॉज प्लेइंग, वाइल ही, क्योंकि ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिम है तो यही यहाँ पर सब्जेक्ट, वाइल ही वॉज प्लेइंग इन द बैकयार्ड, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए, वाइल ही वॉज प्लेइंग इन द बैकयार्ड। हेयरिंग द नॉइज, हेयरिंग द नॉइज यानी कि नॉइज को सुनने के बाद, नॉइज को सुनते ही, आवाज को सुनते ही, वी रश्ड आउट ऑफ द क्लास, यानी कि हम क्लास से बाहर की तरफ भागे। एक बात बताओ, यहाँ पर जो भागने का, रश करने का जो काम है वो किसने किया, इस वाले सब्जेक्ट ने। आवाज को सुनते ही हम क्लास से भागे, आवाज को किसने सुना होगा, पड़ोसी ने सुना होगा, बगल वाले ने सुना होगा, अरे भाई हमने सुना तभी तो हम भागे। यानी कि यहाँ पर आवाज को सुनने वाले जो हैं वो भी हम हैं और बाहर भागने वाले भी हम हैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, सब्जेक्ट क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। और अगर कॉमन होता है तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। इससे आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता इस कॉन्सेप्ट को। हेयरिंग द नॉइज, आवाज को सुनते हुए, वी रश्ड, देखो आवाज को सुनने वाले कौन, हम, भागने वाले कौन, हम, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट सेम ही तो है, कॉमन ही तो है, पढ़ के पता लग रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में दिखाई दे जो V1 ING से शुरू हो, तो बस आप ये देख लेना कि दोनों जगह जो काम हो रहे हैं या जो जिस चीज़ की बात हो रही है उसको करने वाले या जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो सब्जेक्ट कॉमन है या एक ही है। अगर कॉमन है तो यहाँ पर लग गया तो यहाँ पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, सेंटेंस करेक्ट है। अगर अलग अलग है तो इसके पहले की जगह खाली नहीं छोड़ते। अगर बीइंग आ रहा है तो वहाँ पर आप इट लगा देना, ठीक है। अगर मौसम की, टेम्परेचर की, इन सब की बात हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंसान की बात हो रही है, जैसे वॉक कौन कर रहा होगा, कोई इंसान, प्ले कौन कर रहा होगा, कोई इंसान, तो यहाँ पर इट नहीं लगाना। यहाँ पर सेंटेंस को इस तरीके से पूरा ठीक कर देना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हुए कि वाइल ही वॉज, ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हिम था। यहाँ पर अगर यहाँ पर हर होता तो सब्जेक्ट शी बन जाता कि वाइल शी वॉज वॉकिंग। अगर शी होता यहाँ पर, हर होता यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या बनता, वाइल शी वॉज प्लेइंग। समझ गए, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो भैया बल्ले बल्ले, आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट नंबर 14, ठीक है, देखो ध्यान से, ये याद रखने वाली चीज है, ये कुछ फ्रेज हैं। अच्छा, नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में आप क्या करते हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। ये आप अच्छे से जानते हो कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन देखो ये कुछ फ्रेजेस हैं जो सारे टू पे एंड होते हैं। सारे किस पे एंड होते हैं, टू पे। आप सबको देख लो, लुक फॉरवर्ड टू, गिवन टू, टेकन टू, इन एडिशन टू, एडिक्टेड टू। लुक फॉरवर्ड टू 2 बार लिख दिए क्या, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। पे अटेंशन टू, यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, विद अ व्यू टू, डिवोटेड टू, अवर्स टू, ठीक है। अपोज टू, इनके साथ में हमेशा क्या लगता है, जेरंड। जेरंड का मतलब होता है V1 प्लस ING। मतलब कहने के लिए तो टू आ रहा है लेकिन इन वाले टू के बाद V1 नहीं लगाते, इसलिए रूल है ये कि इनके बाद V1 नहीं लगाते, इनके बाद क्या लगाते हैं, V1 और ING। नॉर्मल केस में टू के साथ तो V1 आता है, लेकिन अगर ये फ्रेज आपको दिखाई दे, लुक फॉरवर्ड टू, बोलते ना कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक,
कि मैं आशा करता हूं तुमसे अगले सप्ताह मिलने की, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब किसी चीज का इंतजार करना पॉजिटिवली, उसके लिए यूज करते हैं लुक फॉरवर्ड, ठीक है। टेकन टू, गिवन टू मतलब किसी चीज के प्रति समर्पित है। एडिक्टेड टू मतलब किसी चीज का नशा लग गया है ना। इन एडिशन टू का मतलब के साथ साथ। यूज टू का मतलब आपको बताया था मैंने, यूज टू का मतलब क्या होता है, आदी होना। यहाँ पर एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, ये एक मॉडल का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद वी वन आईएनजी लगाते हैं, मैंने आपको यूज टू में पढ़ा रखा है। अकस्टम टू का मतलब भी सेम होता है, आदी होना। विद अ व्यू टू का मतलब की विचारधारा के साथ, जैसे कि दे केम हियर विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी, मतलब वो यहाँ पर आए मेरे को मदद करने की एक विचारधारा लेकर, तो विद अ व्यू टू मतलब विचारधारा लेकर। डिवोटेड टू समर्पित, अवर्स टू मतलब नापसंद करना, अवर्स टू का मतलब किसी चीज को नापसंद करना, ठीक है। अपोज टू का मतलब विरोध में होना। तो ये जो फ्रेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं सबके एंड में टू है, और इनके बाद वी वन ना लगाकर क्या लगाते हैं, वी वन आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ही इज एडिक्टेड टू, तो यहाँ पर गलती क्या है, स्मोक नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्मोकिंग, क्या आएगा, स्मोकिंग, वी वन आईएनजी, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, यहाँ पर मीट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मीटिंग, ठीक है। ही इज गिवन टू ड्राइविंग, ये बिल्कुल क्या है, ठीक है। ही इज प्रोन टू, अच्छा यहाँ पर प्रोन टू नहीं लिखा, आप लिख लेना प्रोन टू, प्रोन टू भी ऐड कर लेना यहाँ पर, ठीक है। कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं प्रोन टू, यहाँ लिख देता हूँ प्रोन टू, ठीक है। ही इज प्रोन टू मेक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेकिंग, क्या आ जाएगा, मेकिंग। ही इज प्रोन टू मेकिंग, ही इज प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। देखो प्रोन टू का मतलब क्या होता है, जैसे आप कई जगह पर देखते होगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया, आपने लिखा देखा होगा, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो प्रोन का मतलब क्या होता है, संभावना। तो अगर प्रोन टू है ना, तो यहाँ पर प्रोन टू का मतलब क्या है, कि उनकी संभावना है कि ही इज प्रोन टू, मतलब उससे ऐसी संभावना रखी जाती है कि भैया वो एक ही गलती बार बार करेगा। मतलब कोई बच्चा है, नादान है, नटखट है, तो लोग उससे ऐसी संभावना रखते हैं कि वो ऐसी गलती बार बार करेगा, तो ही इज प्रोन टू, तो ये मतलब है प्रोन टू, यानी कि संभावित, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो मतलब वो बच्चा भी जो भी है वहां पर, उससे संभावित है, उसे ऐसी संभावना की जाती है कि वो एक ही गलती को क्या करेगा, बार बार करेगा, एक ही गलती को क्या करेगा, बार बार करेगा। तो ये फ्रेजेस आपको ध्यान रखने हैं, जो टू पे एंड होते हैं, इनके बाद में हम क्या यूज करते हैं, जेरंड यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 15, वेरी के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, वी वन आईएनजी, और मच के साथ क्या लगाते हैं, वी थ्री। ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, याद रखना। वेरी के बाद, वेरी एक एडवर्ब है, मच भी एक एडवर्ब है, ठीक है। तो वेरी के साथ क्या लगाते हैं, वी वन आईएनजी, और मच के साथ क्या लगाते हैं, वी थ्री। अब आपको फिल करना है, तो वी आर डैश इंस्पायर्ड, ये क्या है, ये आपका वी थ्री है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, हाँ कि ना, ऊपर लिखो आप वी थ्री है, तो वी थ्री के बाद मच, तो वी आर मच इंस्पायर्ड, यानी कि हम बहुत इंस्पायर्ड है बाय द यंग आईपीएस ऑफिसर। उस यंग आईपीएस ऑफिसर से हम क्या बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, ठीक है। ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि V3 जो होता है अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, इसी टॉपिक में पढ़ाया था, बाकी चीजें एडजेक्टिव में क्लियर करूंगा, अगला टॉपिक एडजेक्टिव ही है। हिज स्टोरी इज डैश इंस्पायरिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, वी वन आईएनजी, क्या दे रखा है, वी वन आईएनजी, ठीक है। वी वन आईएनजी, इंस्पायरिंग भी क्या है, एडजेक्टिव ही है, ध्यान रखना। दिस रूम इज डैश डेकोरेटेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मच डेकोरेटेड, क्योंकि V3 है। हिज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर वेरी एडमायर्ड बाय द पीपल, एरर बताना है, हिज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर वेरी एडमायर्ड, तो एडमायर्ड क्या है, V3 है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वेरी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मच, मच एडमायर्ड बाय द पीपल ऑफ हिज लोकेलिटी, ठीक है। तो एरर किस में है, आर वेरी एडमायर्ड, तो हाँ इसमें एरर है, यानी कि वेरी की जगह पर क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, वेरी के बाद भैया वी वन आईएनजी, और मच के बाद भैया V3, ध्यान रखना। ये दोनों एडजेक्टिव का ही काम करेंगे, दोनों क्या काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे, क्योंकि वी वन आईएनजी भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, और V3 भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, ठीक है, याद रखना। कॉन्सेप्ट नंबर 16, वुड रादर हैड रादर के बाद V1, वुड बेटर हैड बेटर के बाद भी V1। देखो नॉर्मल बच्चों को क्या याद होता है ना, बच्चों को याद रहता है कि यार हैड के बाद तो ना हमेशा V3 लगाते हैं, बच्चों को याद रहता है कि हैड के बाद V3 आता है, हैज हैव हैड के बाद V3 आता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ऐसा दे रखा हो स्ट्रक्चर, क्या दे रखा हो, वुड बेटर या हैड बेटर, वुड रादर या हैड रादर, इनके बाद V1 लगाते, याद रखने वाली चीज़ है, समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं नहीं भी लिखता तो काम आपका हो जाता, लेकिन मैंने लिख दिया ताकि एंड मोमेंट पे आप रिविजन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ याद रह जाए, आपके दिमाग में फिट रहे। तो वुड रादर हैड रादर, वुड बेटर हैड बेटर, यू हैड बेटर केप्ट साइलेंट, तो यहाँ पर गलती क्या है, हैड बेटर आ गया, तो बच्चों को लगता है कि हैड के बाद V3 आएगा, यानी कि ठीक है, लेकिन हैड बेटर के बाद V1 आता है, तो यू हैड बेटर कीप साइलेंट,
यू हैड बेटर कीप साइलेंट, यू वुड रादर नॉट टू स्टे, यू वुड रादर नॉट टू स्टे। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, वुड रादर, देखो वुड रादर आ रहा है, नॉट टू स्टे, तो यहाँ पर क्या आएगा, V1 आएगा, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, V1। यू वुड रादर नॉट स्टे विद हर, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर साइलेंट नहीं, साइलेंस आएगा, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। आगे बढ़िए, यू हैड बेटर, देखो हैड बेटर आ गया, ये रहा हैड बेटर, तो V1 आएगा। तो यू हैड बेटर टोल्ड नहीं, यू हैड बेटर टेल, यू हैड बेटर टेल अस द ट्रूथ, यू हैड बेटर टेल अस द ट्रूथ। ये पास्ट नहीं होता, प्रेजेंट की फीलिंग देता है कि अच्छा होगा कि तुम हमें सच्चाई बता दो, अच्छा होगा तुम हमें सच्चाई बता, यू हैड बेटर टेल अस द ट्रूथ, कि बेहतर होगा तुम हमें क्या बता दो, सच्चाई बता दो, ठीक है। यू वुड रादर नॉट टू मिस द पार्टी, तो यू वुड रादर, तो वुड रादर आ गया, वुड रादर के बाद में 2 नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, V1। यू वुड रादर मिस द, यू वुड रादर नॉट मिस द पार्टी, ठीक है, ऑल क्लियर, समझ में आया। तो वुड रादर हो, हैड रादर हो, वुड बेटर हो, हैड बेटर, उनके बाद में याद रखना V1 लगाते हैं, 2 + V1 नहीं लगाते, V1 ING नहीं लगाते, V3 V2 नहीं लगाते, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 17, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कुछ वर्ब्स आपको दिए गए भाई, ठीक है, याद रखने वाली चीजें याद रख लेना। यहाँ पर कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, सर्टेन वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। ये जो वर्ब्स है ना हमेशा इन्फिनेटिव के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब हुआ 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके बाद में इन्फिनेटिव लगाते हैं। अच्छा, इस वाले केस में आपको पता है, हेल्प वाले केस में आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि 2 + V1 भी आता है, ओनली V1 भी आता है, और V1 + ING भी आता है। 2 + V1 वहां पर शायद मैंने नहीं बताया, ठीक है, वहां पर मैंने आपको V1 बताया और V1 ING बताया जब प्रीपोजिशन लगा देते हो आप इन, ठीक है, लेकिन 2 + V1 भी लगा सकते हैं इसके साथ। और कुछ और वर्ब्स हैं, देख लो, आस्क, टेल, एडवाइज, एक्सपेक्ट, अर्ज, विश, इंटेंड, इनवाइटेड, इनवाइटेड ने इनवाइट फर्स्ट फॉर्म, हेल्प, अलाउ, इनवाइटेड के बाद भी लगेगा लेकिन यहाँ पर सारी फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना हम लोग, बेस फॉर्म, हेल्प, अलाउ, परमिट, एटसेट्रा, इसके बाद क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव। एग्जांपल देखो, दे एडवाइज्ड अस, अब इसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो क्या आएगा, इन्फिनेटिव में। तो दे एडवाइज्ड अस टू स्टे अवे फ्रॉम दोज बॉयज, उन्होंने हमें सलाह दी उन बच्चों से दूर रहने की, तो दे एडवाइज्ड अस टू स्टे, तो एडवाइज्ड है, इसके बाद क्या आ जाएगा, टू स्टे। एग्जाम में क्या दे देगा ना, एग्जाम में दे देगा दे एडवाइज्ड अस स्टेइंग, एग्जाम में, और आ भी चुका है ये सेम चीज, दे एडवाइज्ड अस स्टेइंग, तो स्टेइंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपको V1 ING दे देगा, क्या दे देगा, V1 ING, जो कि गलत है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी मी, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसने उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्ट लिखा हो कहीं पर, ये रहा, टू सी, तो बिल्कुल क्या ये करेक्ट है। यहाँ पर आपको दे देगा सीइंग, सीइंग मी, एग्जाम में ज्यादा रह रहा है इसी के ऊपर देता है आपको, जीरेंड के ऊपर, गलत है। ही आस्क्ड मी, आस्क्ड आ गया, टू पुट माई लगेज देयर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ही आस्क्ड मी टू पुट माई लगेज देयर, टू पुट यानी कि 2 + V1। माई फादर अलाउड मी, मेरे पिताजी ने मुझे अलाउ कर दिया टू टेक, तो टू टेक भी क्या है, 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव, यानी कि सेंटेंस ठीक है। तो ध्यान रखना, इन वर्ब्स के बाद में आपको लगाना होता है इन्फिनेटिव, इनके बाद में अगर आप जेरेंड लगा दोगे तो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस चीज़ को समझ गए। हेल्प वाले केस में मैंने आपको बता दिया कि 2 + V1 भी आ जाएगा, है ना, और V1 + ING भी आ जाएगा जब इन लगा दोगे, और डायरेक्ट V1 भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ही हेल्प्ड मी टू रीच माई डेस्टिनेशन, ही हेल्प्ड मी टू रीच माई डेस्टिनेशन, 2 + V1 लगा दिया। ही हेल्प्ड मी रीच माई डेस्टिनेशन, डायरेक्ट V1 लगा दिया, ये भी ठीक है। ही हेल्प्ड मी इन रीचिंग माई डेस्टिनेशन, ये भी ठीक है। तो तीनों ही ठीक है हेल्प के केस में, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 18 और वर्ब का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये आपका जो वर्ब है ना, पूरा वर्ब खत्म हो गया 3 क्लासेस के अंदर, पूरा जो वर्ब है अच्छे से खत्म हो गया। वर्ब बेसिक, वर्ब एडवांस, इन्फिनेटिव, जेरंड, सब खत्म हो गया 3 क्लासेस के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आपने तीनों क्लासेस देख ली है ना, तो वर्ब का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए भाई एग्जाम के अंदर, चाहे कॉमन एरर आ जाए, चाहे ब्लैंक में आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो, ये कुछ वर्ब्स हैं, स्टॉप, फिनिश, एंजॉय, प्रेफर, कीप, वर्थ, रिमेंबर, रिग्रेट, इनके बाद याद रखना जेरेंड आता है। जैसे पीछे भी आपने पढ़ा कि उन वर्ब्स के बाद इन्फिनेटिव आता है, इनके बाद याद रखना जेरेंड आता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, डायरेक्ट आप इनको नोट कर रहे होगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप इनको नोट करते चलो, जब आप इनको नोट करोगे, मेरे एग्जांपल्स जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करोगे, जो एक्स्ट्रा बातें लिखवा रहा हूँ वो नोट करोगे, आप देखना जब ये पूरा कॉन्सेप्ट वाली क्लास सीरीज खत्म होगी ना, 8-10 क्लासेस जब खत्म होगी, आपके पास एक इतना प्यारा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा,
किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, ग्रामर की रिवीजन करनी होगी, तो यहाँ से क्या कर लोगे, फटाफट फटाफट आप पूरी ग्रामर रिवाइज कर लोगे, क्योंकि बुक से करना पॉसिबल नहीं होता है ना, बुक बहुत मोटी होती है। इन वर्ब्स के बाद में आपको जीरण लगाना, ये वर्ब्स आपको याद करने, और कोई इसका उपाय तो है नहीं, कुछ ही वर्ब से आप याद कर लेना, ठीक है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम इन द लास्ट इवेंट, एग्जाम में आपको दे देगा टू मीट, एग्जाम में दे देगा टू मीट, आई रिमेंबर टू मीट हिम, आई रिमेंबर टू मीट हिम इन द लास्ट इवेंट, तो यहाँ पर टू मीट नहीं आएगा, ठीक है। दे कीप ट्रबलिंग देयर मदर, तो देखो V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी, ठीक है, V1 प्लस आई एन जी, तो दे कीप टू ट्रबल नहीं होगा, दे कीप ट्रबलिंग, दे कीप ट्रबलिंग। द मूवी यू हैड सजेस्टेड, द मूवी यू हैड सजेस्टेड टू मी, जो मूवी तुमने मुझे सजेस्ट की थी, वॉज वर्थ वॉचिंग, तो वर्थ के बाद क्या लगा दिया हमने, डायरेक्ट V1 आई एन जी, ये डायरेक्ट वर्ब आएगा, ध्यान रखना, देखो रिमेंबर के डायरेक्ट बाद है, कीप के डायरेक्ट बाद है, वर्थ के डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वर्ब होता है, इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद डायरेक्ट होता है, इसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट, और V1 आई एन जी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, V1 आई एन जी, ठीक है। आई रिग्रेट नॉट अकम्पनिंग, आई रिग्रेट, रिग्रेट के डायरेक्ट बाद वर्ब है, नॉट को कंसिडर नहीं किया जाता, आई रिग्रेट नॉट अकम्पनिंग यू, तो V1 प्लस आई एन जी है, यानी कि ये भी सेंटेंस ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। अच्छा, एक इसमें स्टॉप लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टॉप लिखा हुआ है, एक बात बताओ, ये सेंटेंस में लिखता हूँ, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, या फिर ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, कौन सा ठीक है, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है बताओ, ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ही स्टॉप्ड टू स्मोकिंग, आपके हिसाब से इसमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। अगर बाय द रूल जाओगे तो स्टॉप के बाद V1 आई एन जी आना चाहिए, जेरेंड आना चाहिए, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, दोनों की मीनिंग अलग है। देखो, जब आप V1 आई एन जी लगा रहे हो ना, ये तो वहां पर वो किसी काम को नहीं दिखा रहा होता, जैसे मैं बोलूँ कि आई रिमेंबर मीटिंग हिम, मतलब मुझे उससे मिलना याद है, तो मेन काम तो ये रिमेंबर है ना, मेन वर्ब तो रिमेंबर है ये, अब मुझे याद क्या है, ये याद है, यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, आई रिमेंबर मुझे याद है, क्या याद है, उससे मिलना, तो ये काम थोड़ी है, यहाँ पर ये काम नहीं है। ऐसे देखो, दे कीप ट्रबलिंग, तो दे कीप ट्रबलिंग, ये कीप जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, दे कीप व्हाट, दे कीप ट्रबलिंग, तो यहाँ पर ये क्या है, इस वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। द मूवी यू हैड सजेस्टेड टू मी वाज, यहाँ पर जो सजेस्टेड है, ठीक है, वो क्या है, इस यू का सब्जेक्ट, इस यू का वर्ब, इस यू का क्या है, वर्ब है। द मूवी यू हैड सजेस्टेड टू मी वाज, वो थी क्या, वर्थ वॉचिंग, वो क्या थी, वर्थ वॉचिंग, देख यानी कि देखने लायक, तो वॉचिंग किसी के काम को नहीं बता रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि आई वॉज वॉचिंग द मूवी, वर्थ वॉचिंग यानी कि देखने लायक था, किसी के काम को नहीं बता रहा है। आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ ना जाने का, तो ये मेरे जाने के काम को थोड़ी बता रहा है, मुझे पछतावा है, ये मेरे काम को दिखा रहा है। तो जो इनके बाद डायरेक्ट V1 आई एन जी लग रहा है ना, वो कभी काम को नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है, आपके मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट को, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट को। लेकिन जब आप इसके बाद 2 + V1 लगा देते हो, तो आपको पता है एक वर्ब और दो वर्ब, दोनों वर्ब को जब आप दो मेन वर्ब को जोड़ते हो तो आप 2 से जोड़ते हो, तो वही मैंने किया, ही स्टॉप टू स्मोक, यानी कि ये भी आपका मेन वर्ब है, अब आपको पता लग रहा है, और ये भी आपका मेन वर्ब है, आपको पता लग रहा है। ये आपका मेन वर्ब नहीं है, यह आपका मेन वर्ब है, यह आपका मेन वर्ब है। ही स्टॉप्ड, उसने स्टॉप कर दिया क्या, स्मोकिंग, मतलब उसने स्मोक करना रोक दिया, स्मोक करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब क्या है, स्टॉप, उसने क्या किया, स्टॉप किया है। स्मोकिंग इसके काम को नहीं दिखा रहा है सेंटेंस में, लेकिन मैंने बोला ही स्टॉप्ड यानी कि वो रुक गया, वो रुक गया क्या करने के लिए, स्मोक करने के लिए। तो रुका भी कौन, वो, स्मोक भी कौन किया, वो, समझ में आ रहा है। तो जब 2 लगा देते तो ये मेन वर्ब बन जाता है, क्या बन जाता है, मेन वर्ब, तो दोनों ठीक है। वो स्मोक करने के लिए रुक गया, मतलब हम कहीं जा रहे थे, वो बीच में रुक गया, क्या करने के लिए, स्मोक करने के लिए। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने स्मोक करना बंद कर दिया, दोनों में फर्क है। तो जब V1 आई एन जी आता है तो वो काम को नहीं दिखाता, जब 2 + V1 आता है तो वो काम को दिखाता है। ये चीज़ आप क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो 18 कॉन्सेप्ट्स हैं, वर्ब के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे के सारे करा दिए। अगले जो कॉन्सेप्ट की क्लास है वो कल ही आ जाएगी, ठीक है। मेरी कोशिश है डेली लाने की, और इडियम्स और वन वर्ड्स की भी क्लास अभी पेंडिंग है, वो भी आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि आजकल थोड़ा सा क्या है ना, लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो देखो बाई चांस क्या हुआ ना, पूरी क्लास मैंने रिकॉर्ड कर ली भगवान के अंदर से नाम लेते लेते, और लाइट नहीं गई। अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे आपसे एडजेक्टिव के साथ में, एडजेक्टिव के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको वो कराऊंगा। आपको ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बता के जाना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है उससे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, खास करके उन दोस्तों के साथ में जिनका CHSL का, CPU का, या फेज़ 13 का जो शायद एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो सिलेक्शन फेज़ 13 ऐसी कुछ एग्ज़ाम है ना, वो होने वाला है। तो उनके साथ में क्या कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जाना। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार इस क्लास को देख रहे हो या पहली बार मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस जो है वो आती रहती हैं, ठीक है भाई। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।